बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। पहले ही दिन बड़ा फैसला, बड़ा चीज़ें उल्टा दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तब्दीलियाँ दिखा दी हैं कि तब्दीली कैसे आती है। उमर अता बंदयाल साहब के फैसले को उड़ा कर रख दिया है और पार्लियामेंट को सुप्रीम तस्लीम कर लिया है अदालत ने। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि परवेज़ इलाही की जान नहीं छूट रही, और वैसे तो जान सदर पाकिस्तान की भी नहीं छूट रही है। और उनके हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के हलफ वाली तकरीब जो थी वो एक बड़ी तकरीब थी जिसमें सब लोग मौजूद थे। और वैसे तो यही बहुत बड़ा एक उनके लिए मैसेज था जब काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी बेगम साहिबा को बुलाकर अपने साथ खड़ा कर लिया। तो सदर साहब, ये वही सदर साहब है ना, फारिग कराने की कोशिश, रेफरेंस भेजना और मिन करना कि हाँ मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल भी किया था, फिर कह दिया नहीं, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो फिर ठीक है। तो इमरान खान साहब के चक्कर में सारा कुछ कह रहे थे। ये बात फिर बाद में दोहराई गई और ऐसे दोहराई गई कि एक सहाफ़ी ने सदर साहब से बराह रास्त सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या एक लायक इज़्ज़त जज से चीफ जस्टिस का हलफ उठाते हुए कैसा लगा आपको, और वो जज जिनकी आप छुट्टी कराना चाहते थे रेफरेंस भेजकर। तो सदर साहब ना बड़े वो दांतों के तो डॉक्टर हैं ना, तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, उनके दांत नज़र आ रहे होते हैं, तबस्सुम फरमा रहे होते हैं वो। तो उनका वो तबस्सुम फ़ौरन गायब हो गया, वो हंसी ख़त्म हो गई और संजीदा से होकर उन्होंने मुँह नीचे कर लिया। तो बंदा पूछे भला कि यार ऐसे काम ना किया करें जिन पे बाद में शर्मिंदगी हो आपको। लेकिन बहरहाल उनका ख्याल था कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और साफ़ी ने उनसे पूछा कि हजूर इलेक्शन कब हो रहे हैं? तो फिर सदर साहब ने हंस कर कहा कि ये तो आपको पता होगा। तो सरकार, टाइम देने की बातें तो आप करते थे, तजावीज़ तो आपने भिजवाई हैं, ख़त तो आपने लिखे हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे होते थे, वो नहीं आए तो फिर खुद ही उठा के डायरेक्ट ही ख़त लिख दिया। फिर एक और अहम सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप अटक कब जा रहे हैं? परेशान से हो गए, उन्हें लगा कि आपको होता है ना, वो डर भी तो लगता है ना कि मुझे भी ना ले जाएं। लेकिन खैर वो सदर पाकिस्तान है, उनको इज़्ज़त और एहतराम मिलना चाहिए। सदर के ओहदे को इज़्ज़त और एहतराम मिलना चाहिए, तमाम ओहदों को, हर ओहदे को, हर ओहदे के बगैर वाले इंसान को, सबको इज़्ज़त और एहतराम मिलना चाहिए। हाँ, जिसने जो गलत काम किए हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए। तो सदर साहब से उन्होंने अटक जेल, मतलब ख़ुद अंदर जाने का नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा कि आप अपने लीडर को मिलने के लिए कब जा रहे हैं? तो फिर पता नहीं शर्मिंदा हो जाते हैं इस बात पर, कोई जवाब ही नहीं देते। और वो खामोशी से, मतलब खामोशी का मतलब यह कि उन्होंने जवाब दिए बगैर वहाँ से दौड़ लगा दी, वहाँ से निकल गए, गायब हो गए, मतलब अंदर चले गए ना अपने उसमें। तो मसला ये है कि ये वही लीडर है, हुकूमत ख़त्म होने के बाद सदर साहब जनाब नोटिफिकेशन उठा के दौड़ पड़े थे इस्लामाबाद से, आर्मी चीफ वाला नोटिफिकेशन जो था, और आकर इमरान खान साहब से मुलाकात की और बाकायदा बयान दिया कि मैंने कंसल्टेशन करनी थी। ओ यार, किस चक्कर में? तो फिर क्या बना, वो आर्मी चीफ भी बन गए जिनको वो रोकना चाहता था। उससे पहले जिसको वो DGISI बनने से रोकना चाहता था वो DGISI बन गए। वो जिसको चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहता था वो चीफ जस्टिस बन गए। वो जिनको हुकूमत में आने से रोकना चाहता था वो हुकूमत में आ गए। वो जिनके ख़िलाफ़ बातें ज़्यादा की उन्होंने, वो अभी तक वज़ीर आला चले जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब की, जिन लोगों का ख्याल है ना कि वो बड़े कामयाब इंसान हैं, उन्होंने, लोग ऐसे बातें करते थे कि इमरान खान ने तो छक्का मार दिया है, इस्तीफ़े देने की बात की है तो सबको रुला दिया है। 9 मई के उन्होंने नाकाम बगावत की कोशिश की है तो फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अभी भी वो दोस्त उनके, जो मैंने कल भी बात की थी, बहुत से लोग फिर वो नाम लेकर शुरू हो जाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हबीब अकरम साहब और भी कुछ दोस्त हैं जिनका ख्याल ये है कि फ़ौज को ज़रूरत है इमरान खान से मुज़ाकरात की। लेकिन ये सारे वो दोस्त हैं जो इमरान खान साहब की शदीद मोहब्बत में मुब्तला है। और सिर्फ ये अकेले, ये तन्हा नहीं है जो उस उल्फत में रुस्वा हैं। बाजवा साहब तो खुद कहते थे कि हम उनके इश्क में पागल हुए हुए थे और हमें अंधे हुए हुए थे, कुछ नज़र ही नहीं आता था। फैज़ हमीद साहब जाके कहते थे हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार साहब कहते थे अगर वो नाअहल हो गए तो फिर बचेगा कौन? तो वो सारे काम हो गए हैं। साकिब निसार साहब को उन्होंने मुंह नहीं लगाया, बेचारे को उसमें नहीं बुलाया, हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं बुलाया। और सिम्बॉलिकली एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने उनको नहीं बुलाया। असल में तो ये काम करने का पार्लियामेंट का है, ये सियासी जमातों का काम है कि जब वो पार्लियामेंट में, जब वो हुकूमत में मौजूद हों
तो ऐसे किरदार जो हमारे माशरे के, हमारी तारीख़ के ऐसे किरदार हैं जो ना सिर्फ खुद काबिल शर्म हैं बल्कि उनके फ़ैसलों और उनके किए गए मामलात की वजह से पूरे मुल्क को, पूरी हुकूमतों को, रियासत को न सिर्फ शर्मिंदगी उठाना पड़ती है बल्कि माली और जानी नुकसान उठाए हैं हमारे मुल्कों ने। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रिकॉर्डिक वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ़ाइन है एक शख्स की वाहियातियों की वजह से। मतलब मैं नहीं मान सकता कि उन्हें नहीं पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या नताइज निकलेंगे। और अगर वो इतने नालायक थे कि उन्हें ये नहीं पता था तो फिर उन्हें डबल सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की। पहली बात तो उनकी इस शरपसंदी कह लें इसको, सिंपल सा बात कि ये उनकी शरपसंदी थी, ये उनकी गलत हरकत थी जिसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने काम किया था। और अगर उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं तो फिर वो इंतहाई नालायक थे, उन्हें उससे डबल सज़ा मिलनी चाहिए। वो चाहे साकिब निसार साहब हों, उसके बाद खोसा साहब हों और गुलजार साहब हों, और प्लॉट मांगते फिर रहे होते थे, ये वाला प्लॉट चाहिए मुझे। लित्तर पड़ने चाहिए ऐसे लोगों को, बाकायदा पकड़ के केसेस बना के जो मतलब उसके लिए अमेंडमेंट करें, नए कानून बनाए, जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये हुकूमतों का काम है, सियासी जमातों का काम है ऐसी चीज़ों को रोकें। ये हम बर्डन डाल देते हैं अफराद पर, एक एक फ़र्द पर कि काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा आ गए हैं और बड़ी तब्दीली आई है, एक ही दिन में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और उन्होंने तो उड़ा के रख दी हैं चीज़ें। मतलब बड़ी तब्दीलियाँ वो चीज़ें जो बराह रास्त ये कानूनी केसेस से लिंक नहीं है, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बज़ाहिर छोटी छोटी सी बातें लेकिन बड़ी बातें हैं। एक तो वो जब हलफ के लिए आए थे तब आपने देखा कि सारे जजेस इकट्ठे आए और प्रोटोकॉल ने लिया। आज फिर जब वो अदालत में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं था। उनका प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गाड़ी खुद चला कर आए। अच्छा, इसमें यार कौन सी बात है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी गाड़ी चलाकर आ जाएं? दुनिया भर में हमारे हुक्मरान जिन मुल्कों की डेमोक्रेसी के हवाले देते हैं और वो चाहते हैं कि वैसी डेमोक्रेसी हो, वैसी जमहूरियत हो, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपना बैग उठाता है, कंधे पे डालता है, दूसरा बैग हाथ में पकड़ा होता है, बच्चे को गोद में उठाया होता है और चला जा रहा होता है। यहाँ हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी के लिए छतरी उठा के एक बंदे को फिरना पड़ता है। तो मजाक बना हुआ है यार, ये जमहूरियत है? वो जमहूरियत में वो चीज़ें जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाएं, वो चीज़ें जो हुक्मरानों को काम करने का ऑर्डर दें, वो चीज़ें जो लोगों के हकूक़ साबित करें, वो हम भूल जाते हैं। मतलब हमारे लिए जमहूरियत सिर्फ ये है कि फ़लाँ पार्टी को इक़्तिदार दे दें। ये जमहूरियत तो मज़ा नहीं आएगा ऐसे, और ये ज़्यादा देर चीज़ें नहीं चलेंगी फिर। जमहूरियत का मतलब बड़ा क्लियर कट जो दुनिया में, बाकी दुनिया में है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है कि अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। अगर ये कंपोनेंट्स पूरे नहीं हैं तो फिर ये जमहूरियत नहीं है, और फिर जब जमहूरियत नहीं है तो फिर जो मर्जी। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वाइट पाउडर घोल कर और उस पर दूध का लेबल लगा दें तो, और फिर ये कहें जी ये दूध बहुत अच्छा है चूँकि ये दूध है, और वो दूध नहीं है, ना उसमें दूध वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, ना वो दूध वाला उसने काम करना है, तो फिर उसको उठा के फेंक दे बाहर उस दूध के पैकेट को, क्योंकि वो दूध तो है ही नहीं। तो जमहूरियत भी अगर उसमें सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो वो जमहूरियत नहीं चलेगी। अवाम के लिए होनी चाहिए। 25 करोड़ लोगों का पहले सोचें, हम वो 25-30 लोगों का सोच रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पहला काम ये किया है कि वो प्रोटोकॉल वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म किया। अल्लाह करे ये अब ऐसे ही चलता रहे। गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, कहा जी गार्ड ऑफ ऑनर। अच्छा यार, वैसे क्या तुक बनती है? मतलब वो वही जज हैं जो कल तक आ रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी इजाफी चीज़ है? उसके लिए एक प्रॉपर ख़र्चा होता है, तकरीब होती है, पता नहीं इंसान को आप क्या बना देते हैं। ओ भाई, वो वेल डन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वेल डन। मतलब अगर ये चीज़ें आगे चलती रहें तो शायद बाकी लोगों के लिए भी कोई मामला बेहतर हो जाए। और इसके लिए मैं पुरानी मिसाल सुना दूं, जो पिछले दिनों वाक़या सुना दूं, जो फिर टीवी पर सुनाया गया है कि 5 साल बाद गाड़ियाँ चेंज होती थी, तो काजी साहब से भी कहा गया कि आप भी अपनी गाड़ी चेंज कर लें। जजेस की गाड़ी 5 साल बाद चेंज हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कौन सा मॉडल है? 2004 मॉडल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जजेस की, खैर वो मेरी पर्सनल है ना, तो मैं ना तो पर्सनली जब भी करना है, जब तौफीक हो, जब हिम्मत हो, बंदा कर ले। तो काजी साहब ने को कहा गया कि 5 साल हो गए तो गाड़ी चेंज कर लें। काजी साहब ने कहा नहीं जी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी ठीक है, वो चल रही है, मेरा तो काम चल जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा
कि ये ना खुद कुछ करता है ना दूसरों को करने देता है, बल्कि दूसरों के लिए मुसीबत डाल देता है। जाहिर है अगर ये मिसाल बन जाए कि कोई ज़रूरी नहीं है 5 साल बाद चेंज करना, वो चल सकती है यार, तो क्या मसला है। यहाँ हमने सरकारी अफसरों को 2-2, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लेकर दी हुई हैं। मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ हम अपनी हर चीज़ के लिए हमें उधार लेना पड़ता है, सूद पर कर्जे लेने पड़ते हैं, वहाँ हमने सरकारी अफसरों को 2-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ियाँ दी हुई हैं, 4-4 करोड़ रुपए, इससे भी महंगी महंगी गाड़ियाँ दी हुई हैं। कुछ समझ आने वाली बात है ये दुनिया में किसी इंसान के अकल में? तो ये काजी साहब ने ज़रा कुछ कमालात किए हैं। दूसरा कार्रवाई के हवाले से जो था, एक तो उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, सारे जजेस, ये पूरा सारा, जिसमें वो उन्होंने लाइटर मोड में भी कहा उनका, जब आप वकील से कहा आप वहाँ से उस कॉर्नर से देखना शुरू करते हैं, जब मुझ तक आते हैं तो आपको वैसे ही थोड़ा सा टाइम लग जाता होगा। सारे जजेस मौजूद थे। कलेक्टिव विजडम का, जिस तरह हम पार्लियामेंट की मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसका मसला ये कि कलेक्टिव विजडम होती है। जब इतने सारे लोग बात करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे, कोई मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कुछ मुख्तलिफ जोग्राफिकल हमारी जो एरियाज़ हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है, अच्छा सोच मुख्तलिफ होती है, तो वो हर तरह की सोच जब आएगी तो जब फैसला होगा सब लोगों का मिलके, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर फैसला हो सकेगा, क्योंकि उसमें तमाम प्लस माइनस देखे जाएंगे, समझे जाएंगे। तो जब 15 जजेस बैठे हैं तो बात होगी ना, खुलकर बात होगी और हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। तो सारे बैठे हुए थे, फुल कोर्ट वहाँ बैठी और उसकी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई, टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी। कोई अगर मगर नहीं था, कोई छुप छुपा के नहीं था, कोई खुफिया खामोश पैगाम नहीं दिया जा रहा था। जो बात हो रही थी सिंपली हो रही थी, जिसमें बड़ा ओपनली बात है। उन्होंने कहा जी हमें कोई मसला नहीं है, मेरे मुताबिक क्या है, आपके मुताबिक क्या है, ये ना सुनाएं। उन्होंने कहा जी, एक वकील ने कहा जी पुराने वो फलां फैसले से, कहा मैं चीफ जस्टिस ने कहा हम पुराने फैसलों के पाबंद नहीं हैं। पुराने फैसलों में तो फिर वो फैसले भी हैं जिन्होंने जजेस ने मार्शल को, फौजी आमरीतों को लेजिटिमाइज़ किया, उनको जायज़ करार दिया। तो क्या उन फैसलों के मुताबिक अब हम चलेंगे? बिल्कुल, उनका ये कानून लिखा हुआ है हमारे पास मौजूद है, इसके मुताबिक बात करें, आइन और कानून के मुताबिक बात करें। हाँ, 2 जजेस लग रहा है कि अभी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं जो वो पहले थे। उनका एंगल, उनकी सोच, उनकी बात वही थी। वो जस्टिस मुनीब साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। उनकी बातों से थोड़ा सा लग रहा था कि वो, अच्छा इख्तलाफ होना चाहिए लेकिन वो लॉजिकल और रैशनल होना चाहिए, वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से नहीं होना चाहिए कि वो मेरा धड़ा वो है, मैं उस ग्रुप से हूँ, या मेरे बॉस तो वो थे, ये इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप मेरिट पर बात करके इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल करें, 100% करें। मैं उन्होंने कहा कि जी अदालत, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश हो रही है। अच्छा, बात तो बड़ी क्लियर हुई है। वहाँ बात हुई है कि क्या अदालत को रोका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को रोका जा रहा है, या चीफ जस्टिस के इख्तियारात रोके जा रहे हैं? तो भाई चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए ना, जिस पे वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आई थिंक बताया, उनका दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बनाएगा और वो दरख्वास्त आई अपने पास छुपा के संभाल के रख ली है कि जब बेंच बनाएगा तब वही बनाएगा, अदरवाइज बेंच ही नहीं बन सकता, सुनी नहीं जा सकती दरख्वास्त। उनका ये ढेर जो लग रहा है इसको ख़त्म करना है। अच्छा, दुनिया में बाज़ जगह तो बैलेट का तरीका है ना, वो कुरानदाजी के ज़रिए कि किस किस ने सुनना है उसके ज़िम्मे लगा दिए। हमारे यहाँ तो पसंद नापसंद, हमारे यहाँ तो पहले टेलीफोन पर बातें हो जाती हैं, ज़मानत लेनी है तो फ़लाँ जज के पास चले जाए और वो फिर उसी जज के पास जाते हैं, फिर वो ज़मानत भी हो जाती है। उसी जो फ़ोन पर बात हो रही होती है ना, ट्रकों के ज़रिए पैसे दे के वो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रुई थी। किसी को शर्म नहीं आती कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए कि एक चीज़ का पहले पता चल गया यार, फिर भी इतने ढीठ लोग थे, फिर वही कुछ किया कि चोरी पकड़ी गई, खैर है हमने फिर भी चोरी करनी है, चोरी का प्लान पकड़ा गया, ट्रांसक्रिप्ट आ गया कि ना ये चोरी करने का इस तरह से प्लान बना है। वो इतने ढीठ थे अपने धौंस और धांधली के सर पे, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो चोरी करनी है, इसी तरह करनी है, आपने जो करना कर लें। और वो चोरी करके दिखाई, उन्होंने, हो गई चोरी, कोई पूछ ही नहीं सकता था। लेकिन काजी साहब ने कमाल ये किया है कि उन्होंने उमर अता बंदयाल के फैसले को पहले ही दिन उड़ा के मारा है। वो यूँ होता है ना छक्का, जैसे वो आजकल क्रिकेट में हो रहा होता है, मुझे चूँकि ज़्यादा नहीं आती क्रिकेट इसलिए सॉरी, तो वो उन्होंने उठा के बाउंड्री से बाहर फेंका है। वही स्टे वो फॉर्मली उन्होंने रखा है अभी स्टे, लेकिन अब 3 अक्टूबर तारीख हो गई है, उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल साहब चूँकि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम बाद में सुन लेंगे इसको। लेकिन उन्होंने बेंच बनाने का, वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस खुद और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तीनों मिलकर बेंचेस बनाएंगे जो हुकूमत ने कानून बनाया था उसके मुताबिक।
तो चीफ जस्टिस साहब के उसको तो उन्होंने उठा के वो उमर अता बंदयाल साहब के फैसले को तो उठा के बाहर फेंका है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। ये सारा दिन बातें होती रही हैं। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक चला जाएगा। इतनी सी हमारी ख्वाहिश है, वो है ना, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो हमारी आवाम की, लोगों की तो इतनी सी ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक चलें, शायद हमारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ये प्रोटोकॉल्स ख़त्म हो, ये जो रेड टेप और ये सारी चीज़ें। तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं काजी फाइज़ ईसा साहब से। और दोबारा कहूँगा कि पार्लियामेंट से हमारी दरख्वास्त ये होगी, जब भी हुकूमत बने, जब भी पार्लियामेंट आए, कि वो निज़ाम ऐसा बना दें, सिस्टम ऐसा बना दें, चीज़ें ऐसी ठीक कर दें कि हमें अफराद पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। काजी फाइज़ ईसा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि सारे जजेस इसी तरह से आइन और कानून के मुताबिक चलते रहें। जब सिस्टम ठीक होगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज उम्मीद की एक किरण नज़र आई है। अल्लाह करे हमारे बाकी मामलात भी इसी तरह से बेहतर होने शुरू हो जाए, और यहाँ पर भी जो आज पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, ये इसी तरह से आगे चलती रहे। शुक्रिया।